Good morning, everyone. Today we will do the third chapter of economics, which is money and credit. A very simple chapter, including many things related to our daily life. So the chapter is not that difficult in terms of understanding and is also important with the point of view of your exams, obviously. So let us now start with this chapter, and we start with very casual thing कि as the name says मनी एंड क्रेडिट. तो सबसे पहले मनी की बात करते हैं. जो मनी है इट इज यूज्ड इन एवरी वे इन आवर लाइफ. मतलब एक छोटे सा बिस्किट का पैकेट लेने जाओ, या वेदर यू आर गोइंग टू बाय अ पेन या फिर पेंसिल या फिर मे बी एनीथिंग एल्स, चाहे अपना एक नया फोन लेने जा रहे हो, वट एवर you go, obviously what is the thing that we need, that is money. अब nowadays money has become very important, but before coming of money or currency, लोग चीजें आपस में कैसे एक्सचेंज करते थे? हाउ डिड पीपल गेट टू यूज सो मेनी थिंग्स? पहले क्या था कि कुछ लोग जो है वो एक सामान बनाते थे, कुछ फार्मिंग करते थे, कुछ पॉटरी करते थे, कुछ में भी कारपेंटर वाला काम करते थे. तो जो भी चीज एक दूसरे को जरूरत होती थी वो लोग क्या करते थे, आपस में एक्सचेंज कर लेते थे. This system is called barter system. It was the old method of exchange. I am repeating what they used to do, and I am trying to explain you this through an example as is also given in your book. If suppose पहले जब तक currency नहीं थी, so if we have a farmer who is growing wheat, ठीक है, एंड ही नीड्स सर्टन पॉटरी, मे बी पॉट चाहिए उसको और कुछ ऐसे टाइप के यूटेंसिल्स चाहिए फॉर डेली नीड्स, ठीक है, अर्दन पॉट और बाउल जिसपे सपोज जो कुक कर सकते हैं, वैसी टाइप की नीचे जो पॉटरी चलती थी. अब क्या हुआ कि विद टाइम if suppose this person who is growing wheat wants shoes, so we have somebody who also prepares shoes, जो shoes बनाता है, ठीक है. तो अब अगर क्या हुआ कि जब हम देखेंगे कि ये जो wheat प्रोड्यूस कर रहा है इसको चाहिए shoes, बट जो शूज प्रोड्यूस कर रहा है उसको wheat नहीं चाहिए, तो आपस में एक्सचेंज कैसे होगा? सपोज अगर ऐसे किया हुआ है कि जब if you give 10 kgs of wheat to a person, he will give you suppose 10 pots in return. और वही है कि if you give 10 kgs of wheat to somebody, that person, if suppose he is person who is preparing, who is actually making shoes, तो he may give you suppose 3 or 4 pair of shoes. तो इससे अपने को क्या पता चलता है कि इसमें जिसको wheat, जिसके पास wheat है, अगर उसको shoes चाहिए तभी वो शूज वाले को वीट देगा. ओके, और जो शूज वाला है उसको भी वीट जरूरी हो सकता है. अगर उसके पास सपोज पहले से है वीट, तो ऑब्वियसली वो जो फार्मर है उससे वीट नहीं लेगा, तो फिर दोनों का एक्सचेंज कैसे होगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा. अगेन आई एम टेलिंग यू, सपोज जो पॉटर है उसको चाहिए वीट. अब जब पॉटर को वीट चाहिए तो पॉटर वीट जो फार्मर है उसके पास गया कि आई वांट 10 kgs ऑफ वीट. तो फार्मर ने बोला कि एक्सचेंज में क्या दोगे मुझे? ही सेड आई गिव यू 10 पॉट्स, बट द फार्मर सेड मुझे तो चाहिए ही नहीं पॉट्स, तो व्हाई शुड आई गिव यू 10 kgs ऑफ वीट? तो यानी क्या, वो एक्सचेंज हो ही नहीं सका. और वही चीज है कि सपोज किसी को क्या करना है कि किसी को शूज चाहिए, पर जो कॉबलर है उसको वीट चाहिए ही नहीं, तो ये जो एक्सचेंज है ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था. और वाटर सिस्टम पॉसिबल होने के लिए वी नीड डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. यानी डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स का मतलब है दैट दोनों साइड के जो लोग हैं, दोनों पार्टीज जो हैं, दे शुड बी wanting the product of each other. मतलब both should agree to sell and buy each other's product. तभी क्या होगा? Then only it is possible that we can continue with this barter system. Now when we are talking about this barter system was initially in use before the coming of money. Obviously जब तक money, हम देखेंगे कि जब तक मनी नहीं आया था तब तक
क्या हुआ था कि लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो लोग क्या करते थे, वो लोग चीजों को एक्सचेंज करके अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते थे. So that was called the barter system. Now after coming of the barter system, after continuing of the barter system, when people found that it is really difficult to continue this system as a medium of exchange, then they felt the need of something which will be considered as, you can say, in which can be used instead of these exchangeable materials. So when we say that these can be used as in place of for exchanging things, और एक मीडियम है जो सबको एक्सेप्टेबल होना चाहिए. तो एज लेट अस जस्ट मूव ऑन टू दी लेटर पार्ट. बार्टर सिस्टम के बाद धीरे धीरे करेंसी आई थी. करेंसी इनिशियल टाइम्स में हम देखेंगे कॉइन्स के फॉर्म में आई थी. कॉइन्स अलग अलग टाइप के होते थे. सबसे पहले 5 मार्क कॉइन्स थे, उसके बाद धीरे धीरे क्ले के कुछ समटाइम्स ऑफ कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुए, फिर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे टाइप के जो कॉइन्स हैं ये यूज होने स्टार्ट हो गए थे. But उसके बाद we will notice that with coming of modernization and with coming of you can say more development, people started using this thing which is called money as the medium of exchange. ठीक है, यानी सपोज उसी एग्जाम्पल को लेते हैं, जो फार्मर है उसको लेना है शूज. फार्मर ने मार्केट में जाके अपने वीट को बेचा और उसको सपोज 1000, 2000, 3000 कितने भी पैसे मिल गए, और फिर ये जो 3000 रुपीज है वही वो लेके गया कॉबलर के पास, और उससे उसको जितने पेयर ऑफ शूज चाहिए थे वो उसने क्या कर लिए, उससे बाय कर लिए. यानी कोई जरूरत नहीं हुई डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की, देयर वाज नो नीड. So we can just directly use money as a medium of exchange, and it actually, you can say, made the work of exchange much more easier as compared to barter system. अब आ जाते हैं on different type of currencies. अब एज आई सेड कि पहले तो जो करेंसीज यूज होती थी वो जनरली होती थी रिगार्डिंग the currencies like coins like copper coins and silver coins and gold coin etc. But with coming of more technology और modernization, अब जो हमारी present day में हम लोग currency use करते हैं they are generally paper notes and coins. अब यहाँ पे एक चीज समझने की रिक्वायरमेंट है, एंड द रिक्वायरमेंट इज दैट मनी इटसेल्फ जो हम यूज कर रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है. मतलब सपोज जिस शीट ऑफ पेपर पे 100 रुपीज का नोट प्रिंट होता है, उस शीट की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ पैसे होगी उसकी वैल्यू, पर जब उस पे वो 100 रुपीज पब्लिश हो जाता है, आरबीआई का स्टैम्प लग जाता है और वो ऑथेंटिक हो जाता है, तो उसी सिंपल पेपर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, 100 रुपीज. इसका मतलब ये है कि इन मॉडर्न टाइम्स जो मनी इटसेल्फ है दैट वी आर यूजिंग इज नॉट हैविंग वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वो जो एक्चुअल में वो चीज है, बट उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ऑब्वियसली जब उसमें हम वो ऑथेंटिक हो जाता है, वो लीगलाइज हो जाता है. तो हम ये बोल सकते हैं मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन, बट स्टिल अब यू में से कि मैम इतना पतला सा पेपर है, व्हाई डू वी एक्सेप्ट दैट, इट इज सो इम्पोर्टेंट है, और इसको एक्सेप्ट क्यों कर लेते हैं. सिंपल रीजन है कि इट इज ऑथेंटिसाइज. कैसे, बिकॉज उस करेंसी को अगर उस कंट्री की गवर्नमेंट ने लीगलाइज कर दिया है तो ऑब्वियसली वो जो है एवरीवेयर फॉलो होगी, कहाँ पे, इन दैट कंट्री. सो अलोंग विद दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हर कंट्री जो है उनकी एक अलग हम बोलेंगे ब्रांच होती है जो करेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है, और इंडिया में ये डिसीजन कौन लेता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये लेता है डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट.
अपना जो लीगल सिस्टम है उसने ये बोला है कि रुपी जो है ये मीडियम ऑफ पेमेंट है और इसको कोई भी मना नहीं कर सकता है लेने से। मतलब इफ आई गो टू मार्केट एंड आई वांट टू बाय वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट and I am giving somebody maybe 1,000 rupees and that person is saying I will not accept money, you will have to pay in terms of maybe gold or silver, obviously that is not acceptable. Nobody can deny the usage of currency in India and currency of India is rupees. So finally ये legalized है, widely accepted medium of exchange है and nobody can deny its usage. अब आ जाते हैं, ये तो आ गई मनी की टर्म्स, ठीक है, नॉर्मल जो अपने पैसे लेके घूमते हैं। पर इसके अलावा इंडिया में और बहुत सारी चीज, मतलब अब इन द प्रेजेंट मॉडर्न टाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू कैरी मनी everywhere, या फिर because with time when the income of the people is increasing, obviously when they have the extra money, then what do they do of that money? अगर उनको वो मनी सेव करना है तो वो उस मनी का क्या करेंगे, अपने अगर कबर्ड में रख देंगे तो वो मनी वैसा का वैसा पड़ा रहेगा एंड थोड़ा सा एक सेफ्टी और सिक्योरिटी का ऑलवेज वी हैव अ फेयर। तो इसके लिए वी हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक। Banks are very very important from the point of view of economy. इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट, बट अगर हम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे? जो भी अपने पास एक्स्ट्रा मनी होते हैं या सपोज किसी की सैलरी आती है, जो भी है वो डायरेक्टली बैंक में आती है, तो जितने अपने को पैसे यूज करने होते हैं उतने अपने यूज कर लेते हैं और उतने यूज करने के बाद हम एक्स्ट्रा जो पैसे हैं वो क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। इसमें वी हैव टू एडवांटेजेस। पहला एडवांटेज तो है हमारा मनी सेफ है, दूसरा है हमें उस पे एक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। यू ऑल मे बी नोइंग बाय 10th क्लास की अब इंटरेस्ट क्या होता है व्हेन यू आर गेटिंग सम एक्स्ट्रा मनी ऑन योर मनी दैट यू मे बी डिपॉजिटिंग। और वैसे ही आगे हम ये भी देखते हैं कि अगर आपने किसी को लोन दिया तो वो भी इंटरेस्ट देता है। यू मस्ट हैव स्टडीड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और ये वाली सारी चीजें। तो पर बैंक में तो ऑब्वियसली अपने को नॉर्मल इंटरेस्ट मिलता है दैट इफ यू डिपॉजिट दिस मच मनी इन योर सेविंग अकाउंट यू विल गेट दिस मच ऑफ इंटरेस्ट पर मे बी एनुअली और मंथली वॉट एवर इट इज, ठीक है। तो यानी जो आपके एक्स्ट्रा पैसे हैं, इफ यू डिपॉजिट देम इन बैंक यू हैव टू एडवांटेजेस, दे आर सेफ एंड यू ऑल्सो अर्न प्रॉफिट। और एक और चीज, आपको जब भी उन पैसों की जरूरत होगी यू कैन गो टू द बैंक एंड यू कैन टेक बैक एंड यू कैन विदड्रॉ द मनी। इसीलिए ये जो डिपॉजिट्स है इनको डिमांड डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। दैट इज व्हाई दीज आर आल्सो नोन एज द डिमांड डिपॉजिट्स। ये तो हो गया अपना कि जो पैसे डिपॉजिट करते हैं वो कैसे यूटिलाइज होते हैं। एक और जो नई चीज यहाँ पे हम देखेंगे वो होगी चेक। चेक यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट चेक। क्या होता है उसमें, सपोज किसी को अगर ए पर्सन को बी पर्सन को सपोज 25,000 रुपीज देने हैं एंड ही इज हैविंग अकाउंट इन सपोज SBI बैंक या सपोज HDFC बैंक में अकाउंट है, तो वो अपने अकाउंट वाला जो अपने अकाउंट नंबर से जो उनको चेकबुक मिली है उस पर साइन करेंगे और लिखेंगे 25,000 के मतलब अकाउंट, उसमें वैल्यू भर देंगे और ही विल हैंड इट ओवर टू बी। तो जो बी पर्सन है वो जाके डिपॉजिट करेगा अपने बैंक में और वो जो पैसे हैं वो ए के अकाउंट से बी में ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली चेक क्या होता है, इट इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन्स अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। तो एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, अगेन सपोज राम और श्याम ले लेते हैं कि राम को पैसे देने हैं शाम को 25,000। तो राम अपने चेक पे नाम लिखेगा कि भाई शाम को देने हैं और देने हैं 25,000 रुपीज और वो उस पर डेट लिख देगा एंड ही विल साइन। और बी जाके अपने बैंक में उसको डिपॉजिट करेगा और बी मतलब शाम जो है फाइनली उसको वो पैसे विद इन फ्यू डेज अपने बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे। और ये पूरा ट्रांसफर कैसे हुआ, एक सिंगल पीस ऑफ पेपर से, ठीक है। अंडरस्टैंड, इससे अपनी चीजें इजियर हो रही है। अगर सपोज राम शाम को 25,000 हाथ में देता और जो
शाम है वो उस पैसे को अपने घर लेके जा रहा है, तो बीच में ही विल फेस लॉट ऑफ मे बी अ बिट ऑफ इनसिक्योरिटी कि अगर मतलब बीच में इतने पैसे लेके जा रहा हूँ कहीं कोई छीन ना ले या ऐसा कुछ ना हो जाए, और फिर जाके घर पे भी रखेगा। इससे बेटर है सीधा बैंक से बैंक में ट्रांसफर हो गया, जिसके पैसे थे उसको मिल गए और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई। So that is why with you can say modern time we will notice that lot of changes have come basically to make things more convenient. ठीक है, अब अपने आ जाते हैं on one more point relating to banks. एज आई सेड कि हम बैंक्स में इंटरेस्ट अपने को बहुत ज्यादा मिलता है, ज्यादा मतलब कंपेरेटिवली अपने को मिल जाता है इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट अपने को कहाँ मिलता है और बैंक ये अपने को पैसे क्यों देते हैं, कहाँ से देते हैं, उनकी कहाँ से इनकम होती है, इतने लोग बैंक में काम करते हैं, उसकी इनकम कैसे जनरेट होती है। हम जितने पैसे डिपॉजिट करते हैं बैंक्स में उसका एक छोटा हिस्सा ही, लगभग इन इंडिया ओनली 15% जितना भी लोगों ने डिपॉजिट किया वो लोग वो बैंक में रखते हैं कैश में। बाकी जितने भी पैसे हैं वो लोग क्या करते हैं, दे गिव इट टू अदर्स ऑन लोन। ठीक है, अब जिनको लोन पे दे रहे हैं ये उनसे इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करते हैं। सपोज इफ I am depositing money in saving account at maybe 6% interest, ठीक है, यानी मुझे साल का 6% इंटरेस्ट मिल रहा है जितने भी अमाउंट मैंने सेविंग अकाउंट अपने बैंक में डिपॉजिट किए, और ऐसे ही बहुत सारे और लोगों ने डिपॉजिट किया है। अब बैंक के पास हो गए हैं लैक्स एंड करोड़ में रुपीज। अब सपोज कोई एक सेकंड पर्सन आया है जिनको पैसे चाहिए मे बी टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड ही इज टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक। तो बैंक ने उनको वो जो लोन दिया है वो कितने इंटरेस्ट पे दिया है, अराउंड 12%, यानी ऑलमोस्ट डबल 10 to 12%। तो जो एक्स्ट्रा मनी उसमें से 6% इंटरेस्ट तो अपने को मिल गया जिन्होंने डिपॉजिट किया पैसे, बाकी जो एक्स्ट्रा है उससे बैंक क्या करती है, एक्स्ट्रा मनी अर्न करती है। जो काम करते हैं बैंक में उनको पैसे मिलते हैं और पूरा जो सिस्टम है अपना बैंकिंग सिस्टम वो चलता है। सो ऐसे ये जो पूरा सिस्टम है इससे एक और चीज क्या है, बैंक एक तरीके से मीडिएटर बन जाती है, मिडल मैन बन जाती है, बिटवीन हुम, बिटवीन दोज हु आर हैविंग एक्स्ट्रा मनी यानी सरप्लस फंड्स एंड दोज हु नीड्स द मनी। ठीक है, यानी बैंक एक्चुअली मीडिएट और बिकम्स मीडिएटर बिटवीन दोज who have extra money or surplus money, that is जिन्होंने डिपॉजिट किया है, and those who are in need of these funds, and these are the borrowers. So as I already said कि बैंक जो है वो हायर इंटरेस्ट ऑफ रेट लेते हैं on loans that they offer on deposits, and the difference between what is charged from borrowers and what is paid to the depositors is the main source of income of the bank. ठीक है, सो अब बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट क्रेडिट इटसेल्फ, तो क्रेडिट से रिलेटेड ही एक और बात कर लेते हैं। अब यू में से कि जो क्रेडिट है ये लेना सही है या गलत। मेनी पीपल से कि कभी लोन नहीं लेना चाहिए, फ्यू पीपल से कि अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो लोन लेना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, इतने पैसे किसी के पास होते नहीं है। तो लोन एक्चुअली में क्या होता है, लोन को एक और टर्म, टेक्निकल टर्म क्रेडिट बोल देते हैं। क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विथ मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। यानी आप एग्री कर रहे हो लेंडर को और बोरोवर कि इतने पैसे ले रहे हैं हम और इन रिटर्न में हम फ्यूचर में आपको इतने पैसे वापस दे देंगे अलॉन्ग विथ दिस मच ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अभी तो वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग, तो इसका मतलब सिर्फ बैंक से नहीं लिया जाता, लोन और भी सोर्सेज होते हैं जिसके बारे में वी विल स्टडी लेटर। अभी लेट अस कम बैक टू दिस टॉपिक, दैट मीन्स लोन और क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, मे बी गुड्स और सर्विसेज। जनरली हम देखेंगे जो रूरल सेक्टर होता है वहां पे जो लेंडर है वो बहुत बार ये वाली चीजें भी सप्लाई करता है, जैसे सीड्स कर दी फार्मिंग के लिए या और कोई इक्विपमेंट जैसे कर दिए, टूल्स वगैरह। सो बेसिकली गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट।
अब एज वी वर टॉकिंग कि क्रेडिट लेना सही होता है या गलत, ठीक है, तो इसको दो सिचुएशन है. समटाइम्स इट प्लेज अ वेरी वेरी पॉजिटिव रोल, वेयर एज समटाइम्स इट लीड्स टू वेरी ट्रेजिक एंड हम बोल सकते हैं नेगेटिव रोल होता है, जिसमें लोगों की हालत और खराब हो जाती है आफ्टर टेकिंग द लोन. Now this, I want you all to open your book, page number 43. There are two stories given in the book. One of them shows that how credit plays a important, मतलब जरूरी है credit लेना और positive role भी, because it helps you to increase your earning and therefore make your life better. ठीक है, तो दोनों examples we'll just go through it quickly and we'll understand when the credit is positive and when the credit is negative. And then we'll try to find out the answer that whether person should take credit or not. Now, the first, if you have books, open your books, page 43, and try to read and understand whatever is written through these two blocks. Now, let us quickly go through it. Festival season, in this they have given that there is a festival season 2 months after this particular time, where a shoe manufacturer named Salim has received order of 3,000 pair of shoes to be delivered within a month. मतलब एक मंथ में इतने सारे 3,000 pair of shoes उनको ऑर्डर मिल गया. Now obviously इतनी जल्दी इतना बड़ा ऑर्डर फुलफिल करने के लिए he will need more workers, स्टिचिंग और पेस्टिंग वर्क, और बेसिकली मैन्युफैक्चर में रॉ मटेरियल भी ज्यादा चाहिएगा. तो उसने सोचा ऑब्वियसली उसको लोन लेना ही पड़ेगा, तो उसने दो सोर्सेस से लोन लिया. पहले तो उसने जो लेदर सप्लायर था उसको बोला कि आप लेदर अभी मुझे सप्लाई कर दो शूज बनाने के लिए, और लेटर मैं आपको इसकी पेमेंट दे दूंगा और थोड़ी एक्स्ट्रा दे दूंगा ऑब्वियसली. सेकंड में बोला कि इसने क्या किया, कैश में लोन लिया एक बड़े ट्रेडर से, और ऑब्वियसली और उनको बोला कि मैं आपको 1,000 पेयर ऑफ शूज दूंगा, और तो आप मुझे एज एडवांस पेमेंट जो है इतने पैसे दे दो, एंड आई विल डिलीवर द होल ऑर्डर बाय द एंड ऑफ द मंथ. यानी दो सोर्सेस से, एक तो लेदर वाले से ले लिया और दूसरा किससे लिया, जो एक मनी लैंड मतलब लार्ज ट्रेडर था, जिसको बोला मैं आपको सप्लाई करूंगा इतने पेयर ऑफ शूज विद इन द एंड ऑफ द मंथ, तो इसकी जगह आप मुझे एडवांस में अपनी इतनी पेमेंट कर दो. एट द एंड ऑफ द मंथ he was able to fulfill all his orders. He made huge profits, good profit. He could repay all the loan that he had taken, and his income also increased a lot. तो इस एग्जाम्पल के थ्रू अपने को साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पे जो क्रेडिट है वो बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया, बिकॉज व्हेन ही टुक द लोन what final result was that he was able to earn huge profit and he was also able to repay all of his credit or loan. सेकेंड एग्जाम्पल जो है इसमें हम देखेंगे दैट देयर इज अ फार्मर, स्मॉल फार्मर है स्वप्ना, जो ग्राउंडनट ग्रो करती है ऑन 3 acres ऑफ अ लैंड. शी टुक लोन फ्रॉम मनी लेंडर, क्योंकि उसको कल्टिवेशन के लिए एक्सपेंसेस थोड़े से उस पर ज्यादा लगाने थे, क्योंकि उसने सोचा अगर हार्वेस्ट अच्छा होगा तो ऑब्वियसली हार्वेस्टिंग सीजन के बाद मैं ये जो लोन है ये रीपे कर दूंगी और अच्छा मेरी इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी. बट हुआ क्या, मिडवे सीजन में उसके क्रॉप्स पे पेस्ट लग गए और ऑब्वियसली सारे के सारे क्रॉप क्या हो गए, फेल हो गए. तो स्वप्ना ने ऑब्वियसली स्प्रे किया अपने जो क्रॉप्स है उस पे एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स, ताकि है ना इतना नुकसान ना हो. बट स्टिल इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पेस्ट ऑलरेडी लग चुके थे. और अब ऑब्वियसली उसकी जो हार्वेस्ट है वो इतनी अच्छी नहीं हुई और उसकी इनकम अच्छी नहीं हो पाई, जिसके कारण वो मनी लेंडर को वापस पैसे नहीं दे पाई. और फाइनली वो धीरे धीरे उसका डेट जो है और बढ़ गया, क्योंकि वो अब इंटरेस्ट भी ठीक से पे नहीं कर पा रही थी. नेक्स्ट ईयर उसने एक और लोन लिया कल्टीवेशन के लिए. उस साल जो है एग्रीकल्चर अच्छा हुआ था, मतलब ओके इट वाज गुड, बट इतनी अर्निंग नहीं थी कि वो पिछले साल वाला भी लोन क्या कर सके, गिव कर, मतलब शी कुड नॉट पे ऑफ द अर्लियर क्रेडिट ऑल्सो. इस बार वाले साल का ऐसा था कि वो भाई इतना तो वो कर पाएगी कि इस साल का जो लोन था वो चुका देगी और थोड़ा बहुत अपने लिविंग के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए बच जाएगा. बट क्योंकि इसके ऊपर पिछला वाला लोन था तो इसको वो चुकाना है. अब वो लोन जब तक नहीं चुकाएंगे तब तक उसका इंटरेस्ट भी पे करना है.
अब धीरे धीरे वो लोन प्लस इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है कि उसको पे करने के लिए या और इनकम बढ़ाने के लिए और लोन लेना पड़ता है, फिर उसी और लोन के लिए और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं डेट ट्रैप। डेट ट्रैप का मतलब क्या होता है? डेट का मतलब क्या होता है? जब आप उधार लेते हो, ठीक है। और ट्रैप क्यों? एक तरीके से फंस गई, क्योंकि एक बार लोन चुकाने के लिए वापस उसको काम अपना बढ़ाना पड़ेगा या दूसरा लोन लेना पड़ेगा। सो बिकॉज ऑफ दिस हियर वी कैन से दैट शी इज कॉट इन अ डेट ट्रैप। और इसमें हम बोलते हैं कि या इस सिचुएशन में क्रेडिट पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो गया, इससे अच्छा तो लोन नहीं लेके वो जैसे अपना हिसाब से काम कर रही थी वो ही बेटर होता। बट ऑब्वियसली उसने तो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्रेडिट लिया था। तो इस यहाँ पे एक चीज और अपने को दिमाग में रखनी चाहिए कि एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज है जहाँ पे टोटली मतलब हम नेचर पे और बहुत चीजों पे डिपेंड करते हैं, बट एनी बिजनेस में रिस्क सिचुएशन तो होती ही है। सो फाइनली टू वाइंड अप आई कैन जस्ट टेल यू दैट क्रेडिट जो है वो लेना है या नहीं लेना है, इससे पहले एक बहुत कैलकुलेटेड अपने को उसका अजम्पशन का मतलब कैलकुलेशन करना चाहिए, यानी कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। एंड ऑब्वियसली कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे प्रॉफिट या लॉस, वो इतना हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते, पर अगर हमें एकदम ही डेफिनेट है कि इससे प्रॉफिट होगा ही, देन वी शुड टेक क्रेडिट। जैसे फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में था, व्हेन वी आर श्योर कि हाँ ऑर्डर आ गया है और इस टाइप से ये चीजें हैं और सेंसिबली सही रहेगा इस टाइप से करना, और देन यू कैन टेक द क्रेडिट। सेकेंड वाली में भी ऑब्वियसली द लेडी द स्मॉल फार्मर ऑब्वियसली टुक द लोन विद द पॉइंट ऑफ व्यू कि ऑब्वियसली मेरी भी अर्निंग ज्यादा होगी, बट समहाउ नेचर और मे बी थिंग्स डिड नॉट गो अलोंग विद हर, तो उसके लिए क्या हो गया, ये चीज नेगेटिव हो गई। तो अब क्रेडिट पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो सिचुएशंस पे भी डेवलप करता है, वो डिपेंड करता है। एंड व्हाट इज द मेन एम, और जो आप रिस्क ले रहे हो वो एक कैलकुलेटेड रिस्क है या ऐसे ही बिना सोचे समझे ले रहे हो, दैट प्लेज अ मेजर रोल इन मेकिंग क्रेडिट पॉजिटिव और नेगेटिव। So to wind up this topic, we can just say that credit can be positive in many times, but it can sometimes be negative also. So we should obviously think before taking credit when we are very sure about the future profit. Okay, so with this we wind up today's class. In our next class we'll continue with few more important points regarding the क्रेडिट itself, ठीक है, कि क्रेडिट कैसे होता है, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल मतलब बैंक से, या फिर हम किसी जान पहचान वाले से, रिलेटिव से, इनसे भी ले लेते हैं, या मनी लेंडर से ले लेते हैं, तो कौन सा अच्छा होता है कौन सा खराब होता है। और जो फार्मर्स है वो ज्यादातर बैंक से क्यों नहीं ले पाते लोन, वो मनी लेंडर्स उन सबके पास क्यों जाते हैं, क्योंकि उनको इतनी है, वो एजुकेटेड नहीं है, उनके पास सिक्योरिटी नहीं होती, लैंड मतलब एज सिक्योरिटी रखने के लिए चीजें नहीं होती, इसलिए दिस इज ऑल व्हाट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। So for today, I suppose things are very clear. We started with the chapter from the about the barter system, how we move to money as medium of exchange, then about currency, then about banks. उसके बाद credit से related आ गए थे, and credit में हमने two part clearly किए, positive and negative. With this, we wind up today's class. If you have any doubt, feel free to ask. We'll meet in the next class.